नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। फल की लालसा किए बिना ही लगातार प्रयास करते रहना संतोष कहलाता है। कंटिन्यूअसली मेकिंग एन एफर्ट विदाउट क्रेविंग द फ्रूट ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड कंटेंटमेंट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 23 सितंबर को हमारी टीम एक छोटा सा कोर्स लेके आ रही है आपके लिए, स्पेशली उनके लिए जो लॉजिस्टिक्स में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। तो आशा है आप सभी को ये प्रयास अच्छा लगेगा और आपका सपोर्ट और आपका स्नेह मिलेगा। आज जो हम जानेंगे लॉजिस्टिक्स का, जैसे कि हमने आपको बताया कि कोर्स की लॉजिस्टिक क्या होता है, डिटेल्स क्या होती हैं। बहुत सारी डिटेल्स देखिए आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे कोई भी टर्म गूगल पे आपको मिल जाएगा। बट उससे जॉब में आपको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी हैं, अपने स्कूल्स में पढ़ी हैं, बट आज वो आपके लाइफ में कितना काम आती हैं, कितना काम नहीं आती हैं, वो एक उसकी उपयोगिता उतनी निश्चित सिद्ध होती है। तो यहाँ पे हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम वो वीडियो लाएं, वो नॉलेज लेके आएँ जिसको आज की डेट में अगर आप जॉब करने जाएं या आप जॉब ढूंढ रहे हो या अगर आप फ्रेशर्स भी, स्पेशली अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो आपके यूज़ की हो सके। ना कि सिर्फ आपको टर्म्स पता हो, मोटे मोटे चीज़ें पता हो कि इसको क्या कहते हैं, भारी भरकम शब्द पता हो। वो पता करना नॉलेज का हिस्सा नहीं होता। वो आपको नॉलेज कहीं एक आध जगह पे, एक आध क्षण पे तो जिता सकता है या बता सकता है, आपको ज्ञानित कर सकता है, बट उससे वो आपकी रियल वर्ल्ड जॉब में आपके यूज़ का है कि नहीं है, तो देखेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे आसपास जो लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि हमारा जो पहला कोर्स हम लेके आएंगे वो लॉजिस्टिक्स पे लेके आएंगे। आगामी दिनों में हम और भी सेक्टर्स की जो है नॉलेज लेके आएंगे, बट क्योंकि हमारी कोर टीम लॉजिस्टिक प्रोफेशनल्स की ही है, तो हम लॉजिस्टिक से ही अपना श्री गणेश कर रहे हैं। और दूसरा हम जाने कि नौकरी शुरू करने के लिए कोई भी जॉब सेक्टर में आप जाएं, चाहे लॉजिस्टिक्स में जाएं, टेलीकॉम में जाएं या किसी में भी जाएं, बेसिक स्किल एक इंसान के पास, एक कैंडिडेट के पास, एक युवा के पास क्या क्या होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी बंदा जो एक्सपीरियंस्ड हो, नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर हो, स्पेशली फ्रेशर्स जिनको भी पता हो कि सैलरी के जो टर्म्स बोले जाते हैं, सीटीसी, नेट होम, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है नए बच्चों को कि क्या उनको पैसा मिलेगा, किसी की सीटीसी कितनी है तो उसके हाथ में कितना आएगा, हाथ में आएगा तो बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या होते हैं जनरली, हम वो भी समझने की आज कोशिश करेंगे। बाकी इनमें से जिस भी टॉपिक पे आपको लगेगा कि सूचना आधी अधूरी है या हमें और सुधार की ज़रूरत है या हमें इसमें अलग से एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाना चाहिए उस पार्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमें किसी भी तरीके की आलोचना या आपका सपोर्ट या आपका फीडबैक बिल्कुल चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक क्या होते हैं अंडरस्टैंडिंग जो हमारे आसपास लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक का सीधा मतलब है कि किसी भी सामान को उसके शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचाना या किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में पहुंचाने के लिए आपको लॉजिस्टिक लगेगा। उसको सही समय में पहुंचा पाए, सही स्थिति में पहुंचा पाए, और ये हमारे दैनिक जीवन में हर एक जगह है। चाहे आप कितने भी बीहड़ गांव में रहते हो, कितने भी आप सुदूर क्षेत्रों में रहते हो, आज लॉजिस्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन कोविड जैसी महामारी में भी ये लॉजिस्टिक्स ही था जिसने इतने बाजार बंद होने के बाद, व्यापार बंद होने के बाद, जीवन मृत्यु के संकट आने के बावजूद पूरी व्यवस्था को, पूरे एक समाज को, पूरी जो हमारी बुनियादी आवश्यक चीज़ें हैं उनको हम तक पहुंचाया। तो आप जो भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आपके घर तक लॉजिस्टिक के माध्यम से ही पहुंचता है। आपके पसंदीदा भोजन से लेके आपके कपड़े, आपके फ़ोन, आपके गैजेट्स, आप हर चीज़ की शॉपिंग आज की डेट में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाले हर एक उत्पाद को कारखाने से दुकान तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक की प्रक्रिया शामिल होती है। तो हमें देखने में नहीं पता चलता कि लॉजिस्टिक्स हमारे आसपास क्या कितना है। जैसे हमारी धमनियाँ, हमारे जो नसें हैं हमारे शरीर में हैं, वो मतलब दर्द नहीं करती, सतत पूरे जीवन पर्यंत अपना काम करती रहती हैं। सेम किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में या आपके आसपास क्षेत्र में लॉजिस्टिक हटा के आप कुछ नहीं देख सकते हैं। लॉजिस्टिक मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में एक जीवन वाहिनी है जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए लॉजिस्टिक्स को हम समझें कि जितना ये प्रोसेस होता है, जितना आसान दिखता है कि हमने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया और एक लड़का या एक गाड़ी वाला या एक चौपहिया वाहन से लेके हमारे यहाँ के डिलीवर कर लिया,
वो दिखने में जितना आसान होता है उसके पीछे बहुत एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया, बहुत ही सघन प्रक्रिया होती है, जिससे होके कई बिंदुओं से होके वो प्रोडक्ट आपके पास आता है। चलिए फिर समझते हैं लॉजिस्टिक क्या होता है। अब कोई भी उत्पाद, कोई भी चीज़ जो आपने ऑनलाइन ऑर्डर की है, या आप इवन आप बाजार से ऑफलाइन भी लेके आते हैं, वो बहुत सारे टच पॉइंट्स से होके गुजरता है, बहुत सारे बिंदुओं से होके गुजरता है। उदाहरण के तौर पे आप जो खाना खाते हैं, गेहूँ चावल जो भी है, वो सबसे पहले कहीं खेत में उगा हुआ होगा। फिर खेत में उगा होने के बाद उसको जो है कहीं ना कहीं, चाहे सरकार द्वारा या किसी प्राइवेट संस्था द्वारा, उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया गया होगा। फिर स्टोर करने के बाद उसको किसी न किसी मंडी में बेचने के लिए भेजा गया होगा। वो मंडी मार्केट प्लेस हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, जैसे आप साधारण अपनी मंडी से जाके सामान ला सकते हैं, या फिर आज जैसे बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनियां हमारे आसपास से जो वर्किंग में हैं, जो एक्टिव हैं, वो अपने किसी भंडारण क्षेत्र में या फुलफिलमेंट सेंटर में ले जाती हैं, और वहाँ से ये प्रक्रिया पैरेलली ऑफलाइन और ऑनलाइन में चलती सामान्यता ही है। बस ऑनलाइन में आज की डेट में आप फ़ोन से ऑर्डर करते हैं, और ऑफलाइन में आप स्वयं जाके उस पार्टिकुलर काउंटर, दुकान अथवा जो भी आपके आसपास की दुकान होगी या जहाँ भी बाजार होगा वहाँ से खरीदते हैं। तो उस वेयर हाउस के बाद से जहाँ पे जैसी डिमांड होती है, जो उनके पास प्रोजेक्शन होता है, या जो उनकी टीम का एक इनपुट होता है जिसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, डाटा इन्वॉल्व होता है, उसके बाद वो एक छोटे भंडारण क्षेत्रों में जो आपके क्षेत्रीय डिमांड को पूरा करने के लिए बनाया गया होता है, वहाँ पहुँचता है, और अंततोगत्वा उस दुकान अथवा डायरेक्ट अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो आप तक पहुँचता है। तो ये मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं। इन्हीं के बिंदुओं के ऊपर, इन्हीं के स्थानांतरणों के ऊपर, इन्हीं की चीज़ों के ऊपर लॉजिस्टिक्स की जो हमारी कंपनियां हैं, जो हमारे प्रोसेसेस हैं, जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो बेसिक पता होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट ओरिजिन से लेके आप तक कैसे पहुंचता है, और लॉजिस्टिक की पूरी एक जर्नी होती है उस प्रोडक्ट की। इसीलिए उस जर्नी के बेसिस पे ही बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसमें बनी होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती, तो जैसे कंपनियां होती है, जब बहुत सारे लोग जो भी आज जॉब ढूंढ रहे होंगे, उनको पता होना चाहिए कि इस लॉजिस्टिक फील्ड में जो नामावली होती है, शब्दावली जो यूज़ होती है, वो क्या होती है, ताकि उनको समझ में आए जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी किस स्तर की है, वो कंपनी किस तरीके से इंटीग्रेटेड है, कितनी तरीके की डीलिंग वो करती है। तो अब जैसे कि आप देखें कि फील्ड में आप सुनते होंगे 1 PL, 2 PL एंड 3 PL। ये डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विसेज बताती है कि वो स्वयं करता है, आउटसोर्स करता है, या जिसको उसने आउटसोर्स किया उसने भी किसी को आउटसोर्स किया है। अगर ये सारा एक ही कंपनी करती है तो क्या कहते हैं 1 PL क्या होता है, इसमें PL का क्या मतलब होता है। P यहाँ पे पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, L लॉजिस्टिक को करता है, और 1 2 3 का मतलब ये होता है कि कितने पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं। तो 1 PL, 2 PL एंड 3 PL, और L मतलब लॉजिस्टिक्स है यहाँ पे, और P मतलब पार्टीज हैं। इसके अलावा क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट से एक हमारा प्रोडक्ट होके गुजरता है, तो उसको भी हम शॉर्ट में FM, LM, MH, फर्स्ट माइल, लास्ट माइल और मिड हॉल या मिड माइल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे माइल वही माइल है जिससे हम दूरी नापते हैं, 1 माइल जो कि 1.8 किलोमीटर का होता है। और फर्स्ट माइल क्यों कहते हैं, लास्ट माइल क्यों कहते हैं, और मिड माइल क्यों कहते हैं, ये आपको हम आगे समझाएंगे। देखिए, फर्स्ट माइल क्यों कहते हैं ये आप समझें। जैसे कि अभी आपने देखा है कि यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है उसकी जर्नी शुरू हुई। अब जर्नी जब शुरू हुई तो कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से प्रोडक्ट मान लिए खेतों में आया, खेतों से एक वेयर हाउस में आया, वेयर हाउस से किसी एक मंडी में या एक सेलर ने बल्क में खरीदा होगा। खरीदने के बाद जो है उसको उसने स्टोर किया होगा। आप सपोज करिए, एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग आज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से समझिए कि ऑनलाइन सपोज करिए आपने एक ऑर्डर किया, एक कुछ भी ऑर्डर किया, मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन ही ऑर्डर किया। तो मोबाइल फ़ोन जो होगा वो जाहिर सी बात है किसी एक स्टोरेज में एक बड़े सेलर के पास, कैरिड फॉरवर्ड एजेंट के पास या स्टॉकिस्ट के पास होगा। जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं, वो जी आपने सपोज करिए फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से या कि जिस भी मार्केट प्लेस से ये ऑर्डर किया, तो आपको इसमें सबसे पहली चीज़ तो समझनी कि आप जब ऑर्डर करते हैं तो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, या फिर आप एक ऑफलाइन मार्केट प्लेस बाजार में जाते हैं। बाजार में
जो भी दुकानदार होता है या जो भी जहाँ पे मोबाइल आपको बिक रहा है, उसने एक संभावित उत्पाद जो उसको लगता है कि वो बेच सकता है या जिसकी इसी पर डिमांड रहती है, उसने ऑलरेडी मंगा के रखा हुआ है। तो उसने आपके बिहाफ पे या आपकी जो प्रोजेक्शन है या कंपनी के डाटा के बेसिस पे ऑलरेडी प्रोडक्ट मंगा रखा है। ऑनलाइन के केस में सपोज करिए आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया। अब जैसे ही आपने ऑर्डर किया, आपने या तो सीओडी किया या प्रीपेड किया, ये टर्म्स क्या है मैं आगे भी इसको बताऊंगा। तो आपने सपोज करिए एक फ़ोन ऑर्डर किया। जब आपने फ़ोन ऑर्डर किया तो क्योंकि आप यहाँ पे खेत तो है नहीं, अनाज की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी एक सेलर के वेयर हाउस में रखा होगा। अब वो सेलर के पास जब आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपने जहाँ जैसे ही उसको ऑर्डर किया, तो सबसे पहले आपने किया कि मुझे फ्लिपकार्ट पे कि मुझे XYZ कंपनी का ये मुझे एक फ़ोन चाहिए। फ्लिपकार्ट तुरंत एट द सेम टाइम उस वेयर हाउस की इन्वेंट्री चेक करेगा कि उसके स्टॉक में फ़ोन है कि नहीं है, क्योंकि उसने सेलर ने ऑलरेडी उसको एक्सेस दे रखा होगा। जैसे ही वो सेलर कंफर्म करेगा कि हाँ मैं इस उत्पाद की आपूर्ति कर सकता हूँ, मैं इसको सप्लाई कर सकता हूँ, वैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। फिर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन में शिप्ड तुरंत नहीं किया आता है। क्यों? अब जो कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी जिस पे आपने ऑर्डर किया है, वो अपने एक प्रतिनिधि को, अपने एक डिलीवरी बॉय को या अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी सेलर के पास कि ये ऑर्डर नंबर आपके एक फला कस्टमर ने किया है, जिस भी कस्टमर ने किया है उसके अगेंस्ट में हमें पैसा मिल चुका है या पैसा जो है सामान मिलने के बाद मिलेगा, हमें ये चाहिए। तो जैसे ही वो पिकअप करता है, वहां से सेलर के पास से पिकअप कर लेता है, उस शिपमेंट की, उस उत्पाद की आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। क्योंकि जर्नी शुरू होने का जो पहला पॉइंट है वो सेलर है या वो वेयर हाउस है जहाँ से वो प्रोडक्ट आपके लिए निकलेगा, इसलिए उससे वेयर हाउस तक आने का जो जर्नी है शिपमेंट की, उसको बोलते हैं फर्स्ट माइल, पहली मील, पहला किलोमीटर। इसलिए इसको फर्स्ट माइल बोलते हैं, जहाँ से सेलर से उस प्लेटफॉर्म तक आता है जहाँ पे आपको वो डिलीवर होना है, बट अभी वो आप तक नहीं पहुंचा। जैसे ही वो शिपमेंट आपका फर्स्ट माइल में आ जाता है, आपके ऑनलाइन जिस भी आपने वेबसाइट से आपने ऑर्डर किया है, उस पर आपको एक शिपिंग नंबर, AWB नंबर, एयरवे बिल नंबर आपको जनरेट होकर मिल जाता है, ताकि आप ट्रैक कर सके कि आपका उत्पाद कहाँ पहुँचा है। फिर वो फर्स्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन में आने के बाद फर्स्ट माइल की उसकी जर्नी पूरी हो गई। अब उसकी प्रोसेसिंग होती है कि कहीं सेलर ने डिफेक्टिव तो नहीं दे दिया, उसका वेट क्या था, उसका वॉल्यूमेट्रिक क्या थी, आपस में बिलिंग के पर्पज से। उसके बाद वो फर्स्ट माइल से जिस भी, सपोज करिए आपने कोई ऐसा फ़ोन मंगाया जिसकी फैक्ट्री बेंगलोर में है, अब बेंगलोर के वेयर हाउस में उसका सेलर से पिकअप हो गया, और पिकअप होने के बाद वो बेंगलोर के फर्स्ट माइल सेंटर में चला गया। अब वो फर्स्ट माइल सेंटर से बेंगलोर में चला गया, पर ऑर्डर तो आपने कहा उत्तर प्रदेश में कर रखा है, लखनऊ में। तो अब वो फर्स्ट माइल से वहाँ से लखनऊ के लिए जितने भी ऑर्डर होंगे, वो बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन, जो भी उनको सुविधा पड़ेगी कंपनी के जो भी उधर हो, वो वहाँ से आके आएगा आपके लाइन हॉल मिडवाइल लखनऊ के हब में। जब लखनऊ के हब में आ जाएगा तो लखनऊ में तो मान लीजिए 30 पिन कोड है, 35 पिन कोड है, जो भी आपका एड्रेस होगा, ये सारी इंडस्ट्री जो है पिन कोड के बेसिस पे ही काम करती है। तो वो वहाँ पे लाइन हॉल पिन कोड पे आएगा, फिर वहाँ पिन कोड से भी फिर उसको सेग्रीगेट किया जाएगा, सॉर्ट किया जाएगा कि अब वो किस एरिया का जाना है। सपोज करिए आपने हजरतगंज के लिए मंगाया है, जैसे मैं लखनऊ की क्योंकि उदाहरण कर रहा हूँ, तो लखनऊ के लिए मंगाया है या कहीं के लिए भी मंगाया है, या कानपुर के लिए मंगाया है या आगरा के लिए मंगाया है, तो उस शहर के हब से फिर वो उस पार्टिकुलर लोकेलिटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस मोहल्ले के लिए जो सर्व करता होगा छोटा सेंटर, जिसको लास्ट माइल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस पॉइंट से सीधे आप ग्राहक को डिलीवर करेंगे, वो सामान अब सीधे उस घर को, उस ग्राहक को डिलीवर होगा जिसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अब क्योंकि शिपमेंट की जर्नी का ये आखिरी पड़ाव है जहाँ पे वो उसके एंड यूजर को, कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, इसलिए इसको लास्ट माइल बोलते हैं। और फर्स्ट माइल और लास्ट माइल के बीच का जो भी उसका सफर है, उस सबको मिड माइल बोलते हैं, या फिर साधारण भाषा में लाइन हॉल बोलते हैं। तो ये 3 खंडों में एक शिपमेंट की जर्नी को बांटा गया है। फर्स्ट माइल जहाँ सेलर से उस कंपनी के पास आता है जिससे उसने आपने ऑर्डर किया है। फिर फर्स्ट माइल से मिड माइल, उस गंतव्य सिटी तक, उस गंतव्य शहर तक जहाँ पे आप रहते हैं, और वहाँ से उस सेंटर से आपके पास आने तक का सफर लास्ट माइल कहलाता है। ठीक है, तो FM, LM और मिड माइल आपको पता चल गया। मिड माइल को ही लाइन हॉल भी कहते हैं।
ठीक है, और भी कई अलग अलग नाम रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये तो साधारण प्रोसेस हो गया। कई बार कुछ प्रोडक्ट्स हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे फ्रिज है, टीवी है, कार है, बाइक है, ऐसे जो सामान जिनकी डिमांड ऑलरेडी फोरकास्टेड रहती है, और तो उसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, वो आपकी ऑर्डर करने का वेट नहीं करती हैं, वो एक जगह पे उस सिटी में डिमांड प्रोजेक्शन के हिसाब से फुलफिलमेंट सेंटर बना लेती हैं, पहले ही स्टोर करके देख लेती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट के केस में आपको सुनने में आया होगा कि विद इन 24 आवर डिलीवरी, विद इन 8 आवर डिलीवरी। वो कैसे पॉसिबल होता है? वो इस तरह पॉसिबल होता है कि वो संभावित डिमांड उनको पहले से पता है, और उसी को उन्होंने यहाँ पे आपके शहर में पहले स्टोर करके रखा है। तो जो पीछे का दूसरे शहर से इस शहर आने का समय है वो पूरा खत्म हो चुका है, और आपने जैसे ही ऑर्डर किया सेम डे आपको वो डिस्पैच होके 24 घंटे के अंदर आपके एड्रेस पे आपको मिल गया। ऐसे जो भंडारण जगह होती हैं, जो वेयर हाउसेस होते हैं, उनको फुलफिलमेंट सेंटर करते हैं या पूर्ति भंडारण। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट FM, LM और मिड माइल और फुलफिलमेंट सेंटर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। किसी को अगर इसको डिटेल में समझना होगा या इस पर किसी की क्वेरी होगी या उसे लगता है कि बताने में कोई त्रुटि हुई है, तो बिल्कुल वो कमेंट में हमें बता सकता है। इसी के बेसिस पे हमने इन कंपनीज का जो कैटेगराइजेशन कर रखा है और नॉमिक्लेशन कर रखा है, जो साधारणतः इंडस्ट्री में यूज होता है। जो कंपनी, जैसे सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे आप फ्लिपकार्ट से ही आप ऑर्डर करें। अब फ्लिपकार्ट ने अगर अपना सामान स्वयं ही आपने उसको जो है, जो आपने मंगाया, फ्लिपकार्ट के खुद के ब्रांड का सामान है, फ्लिपकार्ट पे आपने ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट के ही ब्रांड का सामान है, फ्लिपकार्ट ने ही आपको डिलीवर भी कर दिया, तो सिंगल पार्टी है, वन पार्टी या वन PL है, जो सारी कंपनी इंटीग्रेटेड है, जो स्वयं का काम खुद बेच भी खुद रही है, बना भी खुद रही है और डिलीवर भी खुद कर रही है। देन टू पार्टी, सेकंड पार्टी, पहली पार्टी ने सामान आप बेचा पर उसने डिलीवर नहीं किया, दूसरी पार्टी ने सामान डिलीवर किया। जैसे फ्लिपकार्ट का अगर आपने सामान मंगाया होगा या मिंत्रा का मंगाया होगा, तो मिंत्रा का या फ्लिपकार्ट का बंदा ना आके आपका ई कार्ट का बंदा आता है, या सपोज करिए अब ई कार्ट का बंदा भी नहीं आया, तो सामान बेचा फ्लिपकार्ट ने, सॉरी सामान खरीदा फ्लिपकार्ट पे गया, बेचा किसी थर्ड सेलर ने, और डिलीवर भी किसी थर्ड लॉजिस्टिक वाले ने किया। जैसे आपने कभी साइडोफैक्स का नाम सुना होगा, या कोई आपका डिलीवरी का बंदा लेके आया होगा, या ई कॉम का बंदा लेके आया होगा, या साइडोफैक्स का बंदा लेके आया होगा, या एक्सप्रेस 20 का बंदा लेके आया होगा, बहुत सारी कंपनियां, ब्लू डार्ट का बंदा लेके आया होगा। तब क्योंकि 3 पार्टी हो गई, बेचा किसी ने और बिका किसी के और के पास से, और लाया कोई और, तो ये 3 पार्टीज हो गई। तो ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होती है, जहाँ पे बेचने वाली कंपनी ने अपना लॉजिस्टिक जो फंक्शन है वो किसी पार्टनर को आउटसोर्स कर दिया, संविदा पे जैसे कहते हैं वो कर दिया। इसके अलावा FM, LM और MS तो अभी आप समझ ही चुके हैं। तो ये था लॉजिस्टिक का बेसिस। इस पे हमारा जो डिटेल कोर्स है वो 23 सितंबर से आ रहा है। जिन जिन को सब्सक्राइब, जो जो सब्सक्राइबर रहेंगे उनके लिए फ्री रहेगा, और आप उसको उसको कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 23 सितंबर से शुरू होगा, और आशा है कि वो भी आपको पसंद आएगा। इसमें अगर आपको कोई त्रुटि, कोई लग रहा हो, कंफ्यूजन लग रहा हो, तो आप वो बता सकते हैं। अब बात आएगी कि लॉजिस्टिक्स हो, या क्योंकि हम लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स के अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी जॉब करनी है जिसमें आपको बेसिक स्किल्स के सेट जो चाहिए, वो ये कुछ स्किल्स तो आपको चाहिए। जैसे आपको बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन तो आना चाहिए। मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि जो बेसिक मेल्स हों वो आए, आप समझ सके कि आपको ये करने को कहा जा रहा है। आप जिस भी रोल में, जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैटर कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप निभा रहे हैं, उसमें अगर कोई आपको समस्या आ रही है या कोई चीज़ आपको पता नहीं है, तो आप साधारण इंग्लिश में उसको बता सकें कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। सपोज करिए आपको पानी चाहिए, या आपका सैलरी कट गई है, या कुछ भी आपकी एब्सेंट लग गई है, कुछ भी आपको संवाद करना है, तो आप बेसिक इंग्लिश उसमें लिख सकें। यहाँ फर्राटेदार इंग्लिश की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में पूरी हिंदी और पूरी इंग्लिश का कोई इस्तेमाल नहीं करता, बट बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर किसी को पता होगा जो कर रहे हैं, या जो फ्रेशर भी होगा, जरूरी नहीं कि आपको बहुत लंबे लंबे पैरा लिखने आए। आप सिंपल अपनी बात 2 लाइन में, 3 लाइन में लिखते। ज़्यादातर जॉब्स में जो मेल के, जो डेली यूज़ के मेल होते हैं, वो 1 लाइन 2 लाइन के ही होते हैं।
उस उतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, उसकी बेसिक टर्म्स क्या यूज़ होते हैं, बेसिक एटिकेट्स क्या होते हैं। अगर उस पर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं बना दूंगा। इसके अलावा बेसिक मैथ कैलकुलेशन तो आपको रोज़मर्रा की लाइफ में, दैनिक जीवन में भी चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जैसे कैलकुलेशन है, ये सामान्य औसत है, एवरेज है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपको एक बेसिक डाटा ना देखना पड़े, जो डाटा से ना चल रहा हो, जिसमें डाटा। और जाहिर सी बात है, सारी कैलकुलेशन आप जिस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे लगाएंगे, आज की डेट में गूगल शीट्स का बहुत यूज़ होता है। और एम एस एक्सेल तो आज की डेट में सारी कंपनियां नहीं देती, स्पेशली लॉजिस्टिक में तो बहुत ही कम आप देखोगे आप एक्सेल, या तो गूगल शीट्स मिलेंगी या फिर ओपन सोर्स फ्री जो आपके ये डाटा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे लिब्रा है, WPS है, यही मिलेगा। तो इनका बेसिक एक आइडिया होना चाहिए। कुछ फंक्शंस हैं जो आपको यूज़ होने ही चाहिए, आने ही चाहिए, जैसे कि वी लुकअप है, एच लुकअप है, एवरेज फंक्शन है, सम इफ है, और बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आज की डेट में डाटा में पाइवेट टेबल कैसे लगती है, अगर इनको भी आपको, वैसे तो ये वीडियो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि हम समझा सकते हैं, या छोटे में अगर आपकी कोई क्वेरी है स्पेशलाइज, तो हम उसके लिए भी वीडियो बना के डालेंगे ही। लेकिन अगर आप कमेंट में कहेंगे तो हम और जल्दी डाल देंगे। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आपके पास लैपटॉप है भी तो ज़्यादातर के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, MS होते हैं, विंडोज़ होते हैं। और आप जब लॉजिस्टिक्स में जाएंगे या बहुत सारी ऐसी कंपनियों में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि विंडोज़ मिले, वहाँ आपको उबंटू सिस्टम मिल सकता है, लिनक्स मिल सकता है, और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कंप्यूटर्स मिल सकते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ऑन ऑफ कैसे होता है, छोटे मोटे एरर्स आते हैं तो क्या करना रहता है, रीस्टार्ट कैसे होता है, और कोई सॉफ्टवेयर कैसे खुलता है, बेसिक सॉफ्टवेयर में नॉर्मल एरर्स क्या आते हैं, कोई चीज़ इंस्टॉल कैसे होती है, किस तरीके की एरर्स आती है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पता होनी। अगर नहीं पता तो ऐसी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप कमेंट में बता दीजिएगा। ड्राइविंग व्हीकल, देखिए, ड्राइविंग व्हीकल एक ऐसा स्किल है कि जरूरी नहीं है कि आपको आए तो आपको जॉब मिलेगी, लेकिन ड्राइविंग व्हीकल होना, खास करके अगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों आता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप कहीं जॉब में जाते हैं अपनी सिटी में या कहीं दूसरे शहर में, तो कम्यूट करने के लिए और कई बार आपको आने जाने के लिए अगर आपको ड्राइविंग आता है तो एक एडेड एडवांटेज रहता है। ये एक मैंडेटरी स्किल नहीं है, बट ये स्किल होना आपको एक अपर एंड देता है। वो आपको रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ सिचुएशंस में ही पता चलेगा। अब बात आती है कि नौकरी आप जब करेंगे, तो नौकरी करें अथवा ना करें, या आपका कोई भाई कर रहा है, आपका छोटा भाई कर रहा है, या आप ही कर रहे हैं, ये सारे जो पे कंपोनेंट्स हैं, ये हमें इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि CTC क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, टेक होम क्या होता है, और PF क्या होता है। तो यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा। अगर आपको इस पर अलग से पूरा वीडियो चाहिए डिटेल में, तो वो भी मैं दे दूंगा। हर कंपनी जो आपको एम्प्लॉय करने के लिए बेसिक जो चीज़ें देती है उसको सम अप करती है, सबको जोड़ के उस कंपनी को जो लागत आती है एक एम्प्लॉय की, उसको बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी। इस कॉस्ट टू कंपनी में से जो गवर्नमेंट के बाउंडेड है, जैसे PF है, SIC है, इस तरीके के डिडक्शंस होते हैं। वो डिडक्शंस करने के बाद एक ग्रॉस सैलरी बनती है। फिर ग्रॉस सैलरी से भी कुछ डिडक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखे हैं, जिसका ग्रॉस आपके लिए कटता है। जैसे PF कटता है एक लिमिट के नीचे, अगर सैलरी है 21,000 के नीचे तो SIC कटता है, और कुछ कंपनीज में मेडिकल वगैरह जो और बेनिफिट्स हैं वो कटता है, या अगर आपको खाने की सुविधा दी जा रही है तो मील वगैरह कटता है। ये सब कटने के बाद जो आपको मिलता है वो नेट टेक होम कटता है, नेट टेक होम सॉरी मिलता है। वो उसको नेट इन हैंड भी बोलते हैं, नेट टेक होम बोलते हैं। ये वो सैलरी होती है जो आपकी 30 दिन की या आपकी जो पूरी शिफ्ट होती है उसमें काम करने पे आपके अकाउंट में आती है। ओवर टाइम अगर ऐड होना होगा तो इसमें ओवर टाइम ऐड होगा, और कोई ऐसा इंसेंटिव अलाउंस वगैरह ऐड होना होगा, ऐड होगा। बाकी PF है, PF जो होता है वो आपके 12% कटता है, बेसिक प्लस DA का जो कंपोनेंट है वो ज़्यादातर कंपनी में सैलरी स्लिप में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सरकारी में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो बेसिक का 12% आपका जो PF है, जो आपके डायरेक्ट PF खाते में जाता है, आपका जो UN जनरेट होता है। और दूसरा जो 12% है जो एम्प्लॉयर को, आपके नियोक्ता को जो है जमा करना होता है PF खाते में, उसके दो हिस्से होते हैं। 8.33% जो है आपकी EPS में, पेंशन स्कीम में चला जाता है।
उस ईपीएफ कैसे मिलती है वो पेंशन और कब मिलती है, उसके लिए क्या आहर्ताएं होती हैं, उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो एक अलग वीडियो बना देंगे, आप कमेंट बता सकते हैं। बचा हुआ 3.67% आपके ही 12% वाले पीएफ खाते में जाके जमा हो जाता है। ग्रेचुटी जो है वो आपकी 5 साल अगर आपने एक कंपनी में बिना किसी ब्रेक के काम किया है तो वो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी आपको भी आगे पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हर स्टेट का एक मिनिमम वेजेस होता है। कुछ कंपनियां जो है सेंट्रल का मिनिमम वेजेस फॉलो करती है क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज हर स्टेट का मिनिमम वेजेस अलग होता है। साधारणतः हर स्टेट के मिनिमम वेजेस में 3 कैटेगरी होती हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड, और कुछ जगहों पे हाईली स्किल्ड की भी चौथी कैटेगरी भी होती है जिनके मिनिमम वेजेस में अलग अलग डिफरेंस होता है। तो इतने थे। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और कोई अगर कमी रह गई होगी तो वो भी हाईलाइट करिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी भी आपको काम की लगी होगी। धन्यवाद। ये मैंने एग्जांपल्स दे रखा है, इसका पीडीएफ मैं आपको अटैच कर दूंगा, आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें पूरा एग्जांपल के साथ किया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। धन्यवाद।